बाबाजी न्यूज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमने जो कार्यक्रम चलाया हुआ था रूबरू, जो कि पूर्ण रूप में नारी शक्ति के ऊपर ही आधारित है, अलग अलग विभूतियों से अलग अलग शक्ति जो है नारी शक्ति के रूप में, उन सब से हम आपको रूबरू करवाते आ रहे हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने आए हैं उनका नाम है पद्मा शर्मा जी, जो कि कोपलवाणी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की संचालिका हैं और स्पेशल जो बच्चे होते हैं ये उनको यहाँ ट्रीट कर रहे हैं। किस तरीके से ये स्कूल चला रहे हैं, कैसा कैसा कर रहे हैं और क्या बच्चों के लिए कर रहे हैं, रूबरू हम उनसे मिलते हैं। पद्मा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम पद्मा शर्मा है और स्पेशल एजुकेटर हूँ। दिव्यांग बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसका अलग से कोर्स होता है, उसके लिए मैंने DED और BEd किया हुआ है। साथ ही कोपलवाणी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापिका भी हूँ और अपना एक छोटा सा आवासीय स्कूल चला रही हूँ जो कि हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए स्पेशली चल रहा है और क्लास 1 से लेकर 12 तक के उनको शिक्षण वहाँ पे और व्यावसायिक प्रशिक्षण वहाँ पे मुहैया कराया जा रहा है। कोपलवाणी पूरे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या कहा जाए महाराष्ट्र में आज अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो गया है, क्योंकि यहाँ जिन बच्चों को आप स्पीच थेरेपी दे रहे हैं वो भगवान की विशेष देन है, क्योंकि जिनके घर में ऐसे बच्चे होते हैं स्पेशल, उनको घर वाले भी मतलब उनको एक तरीके से समझा जाए तो बोझ समझते हैं। तो उनके साथ आप अपना पूरा जीवन यापन कर रही हैं। कहाँ से आपको ये मार्गदर्शन मिला कि आप उन बच्चों के लिए ये सब करें? एक्चुअली मेरी मदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही रही और छत्तीसगढ़ डिवाइडेशन के बाद उनके पास जो क्षेत्र आया वो था दिव्यांगता से संबंधित, तो तब मैंने पहली बार इन बच्चों के बीच में आई और देखा जाए तो मेरी माँ से ही मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें में प्रोफेशन है एक तरह से ये भी जाते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे रायपुर में किसी भी तरह से कोई गर्ल्स के लिए ऐसा स्कूल ऐसा एकोमोडेशन नहीं है जो श्रवणवादी बच्चियों के लिए रहवासी स्तर पे कोई शिक्षण दे रहा हो। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि जो काम नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ नया करने की भी इच्छा रहती थी, तो मदर ने कहा और हमने एक कमरे से उसको स्टार्ट किया और ईश्वर की दया ऐसी रही कि बोलते हैं ना कि आपका जो हॉबी रहती है, आपके अंदर की इच्छा है यदि कुछ रहती है और उसी में आपको वो काम मिल जाता है तो एक पैशन बन जाता है, जुनून बन जाता है और वो जुनून आपको बहुत आगे ले जाता है। वो 4 बच्चियों से मैंने स्कूल को स्टार्ट किया था और आज 80 बच्चे वहाँ पे आवासीय स्तर पे रह के अपने शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सफर बहुत लंबा रहा, प्रेमजी जिसे बताना बड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि जिस समय मतलब 2004 की बात यदि हम करें तो ना अवेयरनेस थी, पेरेंट्स भरोसा नहीं कर सकते थे। एक बच्ची को, हम भी बच्ची थे उस समय, तो अपनी बच्ची को किसी बच्ची के हाथ में सुपुर्द, वो ऐसे ही बोलते थे मैडम आप तो खुद ही बच्ची हो, तो हम मतलब कैसे और कैसे करेंगे। तो मुझे अच्छे से याद है कि मुझे मेरा घर थोड़ा सा छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मैं वो ट्रस्ट पेरेंट्स में कैसे लेके आती कि आपकी बच्ची सेफ है, वो ट्रस्ट तभी ला सकती थी जब मैं खुद उनके साथ वर्किंग करूँगी। तो मैं 24 आवर्स उन बच्चों के बीच में रहती थी। मैंने 500 रुपये में उस समय स्टार्टिंग में एक वार्डन रखी थी। जिस समय मैं स्पेशल केसेस को होम विजिट लेने जाती थी, जो मेरा अर्निंग सोर्स रहते थे, तो वो मैं कमाने जब जाती थी तो वो वार्डन उनको संभालती थी और जो पैसा मैं अर्न करती थी उसी से उस स्कूल को चला रही थी। ऐसे करके स्टार्ट हुआ था। आज जो आप स्कूल चला रहे हैं इसमें तकरीबन कितने बच्चे हैं? क्या वो सिर्फ रायपुर के हैं या रायपुर के आसपास के क्षेत्र से? कैसे आप तक पहुंचते हैं? क्या माध्यम उनको मिलता है? कैसे आपके बारे में उनको जानकारी मिल जाती है? सबसे पहली चीज मैं बता दूं, रायपुर लोकल के बच्चे हमारे पास नहीं है। हमने स्पेशली स्कूल को इसलिए स्टार्ट किया, आवासीय विद्यालय कह रहे हैं, मतलब वो दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला बच्चा जिसको स्पेशल नीड है बट स्पेशल एजुकेटर नहीं है उसके पास, उसके पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज नहीं आती है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, वो सामान्य स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको सुनने की नहीं सुन पाता, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए स्कूल है।
रायपुर का कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो मनाही नहीं है, बट हमारे पास छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र से भी बच्चे यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। आप कहेंगे लोगों को कैसे पता चलता है, जैसे मैं बताना चाहूंगी, आज तक मैंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करा है कोपलवाड़ी का। माउथ पब्लिसिटी कोपलवाड़ी को बहुत मिली है, और जिनके बच्चों में सुधार हुआ है, जिनके बच्चे प्रोग्रेस किए, जिनके बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़ गए, उन्हीं पेरेंट्स ने दूसरे पेरेंट्स को बताया, और इस तरह से कहते हैं आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए, कारवां आपके पीछे पीछे चलता जाएगा। आपका जो कारवां है बहुत आगे तक चला गया है। और अभी जैसे कुछ समय पहले हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी मालूम पड़ा कि एक बड़ी बिल्डिंग आपकी तैयार हो गई है, जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, उनके लिए जितने मापदंड चाहिए थे उसके हिसाब से उसको बनाया गया है। तो इसको तैयार करने में किन लोगों ने आपका साथ दिया, किसके प्रति आप आभार व्यक्त करना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम 19 साल तक के रेंटेड प्रीमाइसेस में इस पूरे स्कूल को चला रहे थे, जिसमें बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल की बिल्डिंग, सारा मैनेजमेंट एक कठिन तपस्या थी। तो बहुत लोग जुड़े कोपलवाड़ी से, कोई राशन से जुड़ा, कोई बच्चों की जरूरत की चीजों से जुड़ा, बहुत सामान है, सब मिला, लेकिन पैसा आपको नहीं मिलता। ये निश्चय है कि मेरा ऐसा मानना है कि एनजीओ के पास घर घर से पैसा आता है। कई बार ये निश्चय हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है। रेसिडेंशियल स्कूल होने के बाद हमको पैसा नहीं मिलता है, हमको चीजें मिलती है, काइंड के रूप में मिलती है, जिससे कि हम संस्था चला पाते हैं। पिछले 2 साल पहले श्री आनंद सिंघानिया जी, बच्चों का हम जो डेथ डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डेथ डे आता है 23 सितंबर, उस दिन सिंघानिया जी को हमने आमंत्रित किया था, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस बच्चों का देखा, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का देखा, वोकेशनल ट्रेनिंग, पेंटिंग, ओवरऑल जूडो, कराटे, डांसिंग, जो बच्चे रीडिंग नहीं कर रहे वो डांस परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अमेजिंग था। और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, आप किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तब हमने उनको अपना ये रखा, और उन्होंने सहर्ष इससे स्वीकार किया कि मैम यदि आपको समस्या है रेसिडेंस की, तो हम पूरा प्रयास करेंगे आपको एक रेसिडेंस देने की। और बिल्कुल डॉक्टर रमन सिंह जी के हाथों उसका इनॉग्रेशन हुआ। श्री आनंद सिंघानिया जी ने छत्तीसगढ़ में कहीं भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए तो ऐसा स्कूल नहीं होगा जिस तरह से ये स्कूल अभी उन्होंने हमको बना के दिया है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से, पद्मा शर्मा जी के माध्यम से आनंद सिंघानिया जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। क्या होता है, पैसा बहुतों के पास है, पर किसी काम करने के लिए जिगर की जरूरत होती है, एक मार्मिक दिल जो होता है उसकी जरूरत होती है। करोड़ों अरबों हैं लोगों के पास, लोग कहाँ कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं, पर एक दिल होना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति खर्च करने का जिसको भगवान स्वयं देखते हैं। आगे आपका जो प्लान है, ये एक स्कूल तो आपने बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में कहीं और रन करने के लिए आगे कुछ प्लानिंग है आपकी? दिव्यांगता का क्षेत्र जो है बहुत अछूता जैसा रह गया है। स्पेशल एजुकेटर्स नहीं मिलते, रिसोर्स पर्सन नहीं होते हैं, अवेयरनेस की कमी है, पेरेंट्स को नहीं पता है थेरेपीज किस तरह से मददगार होती हैं। तो बहुत सारी चीजों से हम जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम रायपुर से बाहर का जो भी प्लान नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे ना दिव्यांग बच्चों के नाम पे कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि दिव्यांगता के नाम पे हम आगे बढ़ रहे हो और बच्चे पीछे रह जा रहे हो। मुझे चाहिए कि जहाँ हम वर्क कर रहे हैं वहाँ 100% दें और वहाँ से बच्चों में प्रोग्रेस लाएं। तो अभी हमारा मेन मकसद है जैसे क्लास 1 से 12 तक क्लासेस, हायर एजुकेशन में भी हम दिव्यांग बच्चों का पहला महाविद्यालय अभी छत्तीसगढ़ में अपन चला रहे हैं कोपलवाड़ी में। 75 से 80 बच्चों को हमने रोजगार दिलवाया है। वो बच्चे जो फोन बोल नहीं सकते हैं, बाहर जाते हैं और कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि मुझे वर्क चाहिए, कोई समझ नहीं पाता है इसको किस तरह का काम देना चाहिए, तो स्क्रूटनिंग की जाती है कौन किस बच्चे में क्या एबिलिटी है, उनको हम जॉब रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं, कई बच्चों का विवाह भी करवा रहे हैं। जैसे कि इस संचालन करने के लिए घर परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, समाज आपका कैसा साथ है? क्योंकि महिला को सबसे पहले तो अपना घर परिवार देखना होता है, घर परिवार का साथ मिलेगा तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरी कर सकती है। समाज क्या साथ दे रहा है, इन सबसे बड़ा, क्योंकि आप
समाज के ऐसे बच्चों के साथ में जुड़ी हैं जिसमें सरकार को आपका साथ देना चाहिए, तो सरकार आपके साथ खड़ी है या सरकार सिर्फ आज भी कागजों में ही अपने आप को दिखा रही कि हम आपके साथ हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। देखिए, किसी चीज का आपने बीड़ा उठाया है तो वो आपको ही करना है, पहला चीज है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं तो अकेला ही चला था, कारवां बनता चला गया। जब मैं इस क्षेत्र में आई थी 2006 में, मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया था समाज कल्याण विभाग में ही। लेकिन उस समय मेरे 10 से 12 बच्चे कोकलवानी में स्टार्ट कर चुकी थी 2004 में, और 2 साल स्कूल चलाने के बाद मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं, मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आज भी मुझे इसका मलाल नहीं है कि मैंने वो गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं किया। शायद उससे कहीं ज्यादा मैंने अपना नाम इन बच्चों के बीच में कमाया काम करके। तो घर वालों का ऐसा है कि कोई भी घर के लोग ये नहीं चाहेंगे कि आप कुछ अच्छा जॉब छोड़ के ऐसा जाइए, पैसा समाज कार्य करोगे, तुम्हारा क्या होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऐसा मेरा फादर का कहना भी रहा। तो लेकिन मैं बहुत जुनूनी थी, और जुनून इतना ज्यादा था कि मुझे कभी भी हर्डल्स ने मुझे रोका नहीं है। हर्डल्स अति आए हैं, बहुत आए हैं, जिसको मैं मतलब इतना चाहूँ तो 2-4 सेक्टर बन जाए कभी कभी लगता है। तो लेकिन उससे हार नहीं माने, और आपके अंदर जुनून जिंदा रहा तो मैं करती चली गई। और पहले जो लोग मेरे विरोध में थे, सपोज मेरे फैमिली से भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ सपोर्ट में मेरे सिस्टर्स मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, वो लोग भी अनमैरिड थे, मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही। लेकिन उसके बाद में भी सबसे ज्यादा सफर मेरी बच्ची रही। तो मैंने महसूस किया अभी इस मुकाम पे आने के बाद कि जब मेरी बच्ची पैदा हुई तो मैं स्टार्टिंग बात से ही स्टार्ट कर दी स्कूल जाना। तो बहुत ज्यादा दर्द था कि मैं अपनी बच्ची को केयर नहीं कर पाई, उसका वैसा ध्यान नहीं रख पाई। क्योंकि फ्रेंड की फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कोकलवाणी इसलिए रही क्योंकि मेरी बच्ची के पहले मैंने कोकलवाणी स्टार्ट किया था, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैं उसको उस तरीके से निभा रही थी। और गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे ऐसा मेरा अपना पर्सनल राय है कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे सरकार देखना नहीं चाहती है, और जहाँ काम हो ही नहीं रहा है वहाँ फोटो सेशन से भी गवर्नमेंट खुश है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना है, पैसा भी है, लेकिन योजनाएं नहीं है, योजनाएं हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बहुत सारी दिव्यांगों को सुविधाएं मिल रही, तो मुझे वो कागज से ज्यादा दिख रही है, धरातल पे बिल्कुल धरातल पे नहीं है। आप सोचिए, एक स्पीच थेरेपी सेंटर गवर्नमेंट का, इसमें पूरे रायपुर राजधानी में क्या कितने स्कूल चल रहे हैं, पता नहीं कितने नॉर्मल स्कूल चल रहे होंगे, ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, एलिन है, ये है, सब चीजें। लेकिन आप सोचो दिव्यांगों की यहाँ पे क्या चल रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जो बच्चों की सुविधाएं देता हो, उनके पुनर्वास स्थापित करता हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो, कितने हैं? मुझे नहीं लगता है स्पीच थेरेपी सेंटर होना चाहिए। जिस पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे के लिए तरस रहे हैं कि मेरा बच्चा बोल ले। हम भी चाहते हैं, हमारे पास भी कई बच्चे आते हैं, लेकिन प्रोफेशन है, हम कुछ लोगों को फ्री कर सकते, पूरे लोगों को फ्री करके हम कैसे चला पाएंगे। हम फिर भी निश्चित रूप से मैं कोशिश करती हूँ कि जिस बच्चे को क्लास मिल सके हमारी तरफ से क्लास मिल जाए। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका बच्चा बोल सकता है, उसको स्पीच थेरेपी मिल जाए, उसका बच्चा चल सकता है, उसको फिजियोथेरेपी मिल जाए, उसका बच्चा लिख पढ़ सकता है, उसको स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस मिल जाए, लेकिन उसके लिए उसको 20,000-30,000 मंथली खर्च करना पड़ता है, तब उस बच्चे को ABA, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की क्लासेस मिल पा रही हैं। तो जो पेरेंट्स कैपेबल है वो कर रहे हैं, और जो नहीं है वो उनकी, आप सोच सकते हो उनकी भावना, मतलब वो कितना दर्द महसूस करते होंगे कि आज मेरी तनख्वाह नहीं है, आज मैं ये नहीं कर सकता, तो मेरा बच्चा बोल नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट का इस तरफ रुझान होना चाहिए कि ऐसे सेंटर स्थापित होना चाहिए जहाँ पे इनको प्रॉपर थेरेपी या उनके पुनर्वास के लिए कार्य किए जाए। कहते हैं दिया तले अंधेरा। दिव्यांग जो शब्द है ये सरकार के द्वारा दिया गया था उन बच्चों को जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन लोगों को निरीह शब्द ना करके दिव्यांग किया गया था। परंतु दिव्यांग वो नहीं है, हम लोग हैं, क्योंकि हमको तो दिखता सब कुछ है, सुनता सब कुछ है,
पर हम गांधी जी के 3 बंदरों के जैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सब कुछ है पर खर्च नहीं करना है। शायद लगता है कि मरने के बाद हम अपने साथ पेटी पैक करा के ले जा पाएंगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, पद्मा शर्मा जी के माध्यम से सारे समाज के लोगों को, समाज सेवियों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास लगता है कि कुछ धन कहीं पर आप दे के किसी के जीवन को सुखमय बना सकते हैं, तो ऐसे बच्चों का जीवन सुखमय बनाइए जिनके परिवार वाले उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सके। उस पिता के बारे में सोचिए, उस माँ के बारे में सोचिए जिनके पास पर्याप्त आय नहीं है और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सारी खुशी दे सकें। कर्ज लेके भी वो यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, पर वह सरकार कानों में रुई डाल के बैठी है। योजनाएं बहुत हैं पर भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है कि उसके आगे कुछ उनको दिखता नहीं है। तो मैं सरकार से भी कहता हूँ, समाज सेवी संगठनों से भी कहता हूँ कि ऐसी जगहों पे आके आप स्वयं अपने हाथों से उनको दीजिए, मत दीजिए उनको डायरेक्ट दान, पर उस बच्चे के लिए आप लाइबल बनिए। आप जाके महीने में 2 महीने में जाके देखिए कि जिस बच्चे के लिए हम डोनेट कर रहे हैं वो बच्चा वास्तविक में कहाँ तक पहुंच रहा है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय छत्तीसगढ़। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि इन बच्चों के लिए सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, स्व अनुभूति की आवश्यकता है। इन बच्चों को आप इस नजर से मत लीजिए कि हम डोनेट कर रहे हैं, आप ये नजर से आप उनको कीजिए कि इनको बढ़ाने के लिए हो सकता है इनके पेरेंट्स भी वो जो नहीं कर पा रहे वो हम सब मिलकर उनको एक स्थान दिलवा सकते हैं। तो इस और उदाहरण होना चाहिए, संवेदनशीलता की भी बातें नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता जिंदा होनी चाहिए। मैं खुद हमने अनुभव किया है कि इन बच्चों के लिए नियम बहुत बने, कानून बहुत बने, लेकिन जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं दूसरे सेंटर्स पे तो वहाँ की टीचर्स हमको अलाउ नहीं करते हैं कि मैम आप अंदर आके नकल करवा देंगे। हमसे पूछते हैं मैम हम कैसे नकल करवा देंगे, अरे नहीं मैम आप तो इशारे में नकल करवा देंगे। जबकि ये अवेयरनेस का विषय है कि कोई फिंगर्स पे किसी को नकल करा के पास करा देगा नहीं। संवेदनशीलता जिंदा रखिए। ये बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं पास करने के बाद कोई IAS ऑफिसर बनने नहीं जा रहे हैं। खास तौर से लिविंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात कर रही हूँ प्रेम जी, ये बच्चे ज्यादातर स्कॉलर जॉब नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। उनका कम्युनिकेशन नहीं है तो वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए ज्यादातर बच्चे हमारे कैफेज में वर्किंग कर रहे हैं, स्मार्ट में, कलर्स मॉल में, रोजमर्रा के जो जीवन यापन है खाली उसके लिए अपने आप को खड़ा करने के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। उनको स्थापित होने दीजिए, वो छोटा सा 10वीं 12वीं पढ़ लेंगे। तो मतलब ये कहा जाए, जो मैंने कहा कि दिव्यांग वो नहीं है, दिव्यांग हम लोग हैं, हमारी सोच दिव्यांग है, हमको हमारी सोच बदलने की जरूरत है। उन बच्चों को सोच बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने उनको एक स्पेशल बनाया है और स्पेशल जो रहता है वो स्पेशल ही होता है दोस्तों।